फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल फलाहारी आयुर्वेदिक औषधि केंद्र में साथियों मैं पुनः एक बार स्वागत करना चाहता हूं। आप सभी साथियों को वेलकम करना चाहता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे दिल की यानी हार्ट रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं, हार्ट क्या है, इसके स्ट्रक्चर, फंक्शन, डिसीजेस, कॉजेस और उसके बेस्ट ट्रीटमेंट के ऊपर अपन बात करेंगे साथियों। तो सबसे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों तक जरूर पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स भी कीजिएगा। तो आइए अपन शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन साथियों। सबसे पहले हार्ट क्या है, इसका अपन फंक्शन जानेंगे साथियों। ये हार्ट क्या है, इसका फंक्शन स्ट्रक्चर जैसा कि अपन ने बात किया उस पर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले साथियों, हृदय। आप जानते हैं कि जो हमारा हृदय होता है उसका कार्य ये होता है कि एक तरफ राइट साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाना और लेफ्ट साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को संपूर्ण शरीर तक पहुंचाना। यानी संपूर्ण शरीर से एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाना और दूसरी तरफ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को संपूर्ण शरीर तक पहुंचाना। और आप सब जानते हैं कि उसी ब्लड के माध्यम से हमारे हृदय को भोजन प्राप्त होता है, न्यूट्रिशन प्राप्त होता है और इंसान हेल्दी लाइफ इंजॉय करता है और वो स्वस्थ रहता है साथियों। तो आइए अपन बात करते हैं अब आगे। सबसे पहले साथियों, हृदय क्या है इसको तो आप जान गए हैं साथियों। इसका जो शेप होता है हमारे मुट्ठी जैसा होता है और इसी शेप में ये रहता है। इसका जो भार होता है साथियों, जन्म के समय स्त्री और पुरुष का लगभग सेम रहता है, लेकिन उसके बाद परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। स्त्रियों में लगभग 250 ग्राम से 350 ग्राम तक 250 ग्राम से 300 ग्राम तक स्त्रियों में होता है। और जो पुरुष में होता है साथियों, लगभग 300 ग्राम से 350 ग्राम तक का इसका वजन होता है। किसी में थोड़ा सा कम, किसी में ज़्यादा, इसीलिए अपन ने लगभग में बात किया है। ये तो हो गया साथियों उसके वेट के बाद। अब अपन बात करते हैं कि जो हार्ट होता है साथियों, इसका जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर बात करेंगे। जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि जो हार्ट होता है एक पंप की तरह कार्य करता है। एक तरफ से ब्लड को लाएगा और दूसरी तरफ भेजेगा, दूसरी तरफ से लाएगा और फिर ऐसा भेजेगा। ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसको साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो सीना है यानी कि जो अपनी छाती है, इसके बीचों बीच मिड स्टर्नम बोन जो एक ये बीचों बीच जाती है, जिसमें आपकी हमारी रिब्स लगी हुई होती हैं। ये करीब 12 जोड़ी होती हैं साथियों और 12 इधर 12 इधर, यानी कि इसको अपन 12 पेयर कह सकते हैं। यानी कुल 24 होती हैं, जिसमें से 12 लेफ्ट और 12 राइट, यानी 12 पेयर की अपनी ये रिब्स होती हैं साथियों। इसी रिब्स के अंदर लेफ्ट साइड में लेते हुए, मिड स्टर्नम बोन से लेते हुए ये अपना हृदय रहता है। लेफ्ट साइड में झुका हुआ होता है, लेकिन कई केसेस में कुछ राइट साइडेड भी लोगों में देखने को मिलता है। अब अपन आगे बात करते हैं साथियों। सबसे पहले हृदय को हम 2 भागों में पहले हम बांट लेते हैं, क्योंकि इसमें 2 पंपिंग क्रिया शुरू होती है। इसके अंदर 2 प्रोसेस होता है, 2 मोटर अपन समझ सकते हैं कि कार्य करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसको लेफ्ट और राइट समझते हैं। हमारा जो हृदय होता है साथियों, इसमें 4 चेंबर होते हैं। राइट एंट्रियम, लेफ्ट एंट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 चेंबर का मतलब जहाँ पे ब्लड कलेक्ट होता है और कलेक्ट होकर नीचे जाएगा, नीचे से फिर ऊपर की ओर जाएगा। इसी तरीके से हमारे हृदय में 4 वाल्व भी होते हैं। वाल्व का काम क्या होता है साथियों, इसको एक छोटे से उदाहरण से, क्योंकि मैं बहुत सरल सहज तरीके से बात करना चाहता हूं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो साथियों। वाल्व जैसे आप देखते हैं कि जब आप मोटर चलाते हैं तो पंप जो वाटर पंप होता है उसमें नीचे फुटबॉल लगी रहती है। फुटबॉल मतलब उसके अंदर एक वाल्व रहता है कि जो आप मोटर चलाते हैं तो पानी ऊपर जाता है लेकिन नीचे नहीं आता। अगर सही से बना हुआ है तो, अगर ख़राब होने के बाद तो पानी निकल जाता है, तो फिर आपको पानी अक्सर मिलाना पड़ता है। ये भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन जो अगर सही है तो उसमें पानी भरा रहेगा। जब आप मोटर चलाएंगे तो पानी को आगे तरफ फेंकेगा, लेकिन वो पानी वापस नहीं आ सकता। ये उसका जो नेचुरल प्रक्रिया है वो। खराब होने के बाद तो कुछ भी हो सकता है, आप भी समझ सकते हैं। हमारा ही हृदय खराब होगा तो उल्टा प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इसी तरीके से, उसी पंप के तरीके से आप इसको समझिएगा। यहाँ पे जो हमारा चैम्बर होता है, सबसे पहले जो हमारी ब्लड को लाने की जो ऐसा कहा जाए कि जो नलिका होती है जो नीचे से लाती है, उसको हम इंफीरियर वेना केवा बोलते हैं। और जो ऊपर से लेती है, जो ऊपर के ब्लड को लाती है, उसको हम सुपेरियर वेना केवा हम बोलते हैं साथियों। तो इंफीरियर और सुपेरियर जो वेना केवा होती है, इसके ऊपर अपन बात करते हैं कि ये हमारे दाहिने तरफ से डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता, यानी कि हिंदी में उसको अशुद्ध खून भी कहते हैं। तो
तो उसको लाने का कार्य करती है और वो हमारे राइट एंट्रिकम में डालती है, एंट्रियम में डालती है। और राइट एंट्रियम के नीचे बाल्ब लगा रहता है। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, इसमें लिखा है ट्रिकस्पेड बाल्ब। इसके अंदर वो जो ब्लड होता है, यानी कि जो अपने राइट एंट्रिकम का जो ब्लड है वो नीचे राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल में आता है, ये जो बाल्ब होता है ये क्लोज हो जाता है, यानी कि जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ चुका है वो ऊपर रिटर्न ना हो सके, इसलिए यहाँ पे आ जाता है। पुनः एक बार रिपीट करते हैं, जो ऊपर से ब्लड लाती है वो सुपेरियर वेना केवा होती है, जो नीचे से हमारा ब्लड लाती है वो इंफीरियर वेना केवा होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, ये जो सुपेरियर है और ये वाली जो है ये इंफीरियर है। ये दोनों क्या करती है कि यहाँ से ब्लड को कलेक्ट करती हैं और यहाँ पे ये कहाँ पे डाल देती है, यहाँ पे राइट एंट्रियम में। और राइट एंट्रियम से के नीचे बाल्ब लगा होता है, उस बाल्ब के नीचे आपका राइट वेंट्रिकल होता है, वहाँ पे ब्लड आया। और उसके बाद उसके ऊपर पल्मोनरी बाल्ब होता है, पल्मोनरी बाल्ब से ब्लड आगे की ओर चला जाता है। उस बाल्ब को अपन पल्मोनरी बाल्ब कहते हैं। अब उस बाल्ब का ये काम होता है कि एक बार जो पल्मोनरी जो आपकी आर्टरी है, उस आर्टरी में ब्लड जाने के बाद फिर वैसे आप समझते हैं कि जो आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ढोती हैं, लाती हैं। और जो वेंस होती हैं, जो सिराएं होती हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अपवाद है। अब आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रही है, और जो अपनी पल्मोनरी वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है। ये अपवाद है साथियों, जनरल नॉलेज की बात है, इसको याद रखिएगा। यहीं पे बाकी संपूर्ण शरीर की जो आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ पे होता है, और जो वेन्स हैं वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता। लेकिन यहाँ थोड़ा सा उल्टा है, पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लंग्स में ले जाती है, और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद हमारे लेफ्ट साइड में पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ये साथियों थोड़ा सा अपवाद है, पहले हमको भी अक्सर इसमें थोड़ा सा मिस्टेक होता था। तो आइए अपन आगे बात करते हैं। फिर वो आगे के लिए हमारे लंग्स के लिए वो भेज देता है। अभी सिर्फ हम एक साइड यानी राइट की हम बात कर रहे हैं, हृदय का भी दो पार्ट अपन ने बात किया। तो राइट साइड में ये प्रक्रिया हुई, और दो बाल्ब होते हैं जो कि ब्लड को वापस नहीं आने देते। एक बाल्ब कहाँ होता है, राइट वेंट्रिकल और राइट एंट्रिकम के बीचों बीच। एक बाल्ब होता है राइट वेंट्रिकल से जो अगली सप्लाई जाती है पल्मोनरी आर्टरी के बीचों बीच। ठीक साथियों, अब अपन आगे बात करते हैं लेफ्ट साइड में। अब यहाँ से ब्लड जाता है हमारे लंग्स में, और लंग्स में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ब्लड सेल्स के साथ मिल जाता है। क्या मिल जाता है साथियों, ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है। और हीमोग्लोबिन का मेन कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन को संपूर्ण शरीर तक सप्लाई करना या पहुँचाना। तो अब वहाँ जैसे हमारा लंग्स ऑक्सीजनेटेड कर देता है, तो वहाँ से हमारे लेफ्ट साइड का अब कार्य शुरू हो जाएगा। अब हम लेफ्ट साइड के टोटल बात करेंगे साथियों। लेफ्ट साइड में अपन आते हैं, वहाँ से जो पल्मोनरी वेन होती है उस ब्लड को कहाँ पे लाती है, लेफ्ट एंट्रियम में। एक और चैम्बर, 4 चैम्बर और 4 बाल्ब होते हैं मनुष्य के हार्ट में साथियों। तो कहाँ पे लाया, लेफ्ट एंट्रियम में। फिर लेफ्ट एंट्रियम से नीचे जाता है जहाँ पे वो बाल्ब लगा रहता है, जिसको मिट्रल बाल्ब बोलते हैं अपन। तो उस बाल्ब से नीचे आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आती है, और लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद ये ब्लड को आगे भेजते हैं, जिसको वहाँ पे कौन सा बाल्ब होता है, एरोटिक बाल्ब। और एरोटिक बाल्ब से होते हुए ब्लड ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद आर्टा होता है जो कि महाधमनी होती है साथियों, और इस धमनी से बहुत सारी आपकी धमनियाँ लगी हुई होती हैं, और पूरे संपूर्ण शरीर पे, ब्रेन पे, आपके हाथों पे, पैरों पे, सभी यहाँ पे बहुत सारे पाइपलाइन यानी कि आर्टरीज जुड़ी हुई होती हैं, और वहाँ पे ये ब्लड पहुँच जाता है। हमारे हृदय को न्यूट्रिशन और भोजन कैसे मिलता है, हेल्दी हार्ट कैसे रहता है, ब्लड के माध्यम से। ब्लड जो भी हमारे ब्लड में न्यूट्रिशन चीज़ें होंगी, जो भी डिफिशियंसीज होंगी, उन सब चीज़ों का प्रभाव कहाँ होगा, हमारे हृदय में होगा, हमारे हार्ट में होगा। जितना अच्छा, अब आप इसको ऐसा थोड़ा सा समझ लीजिए साथियों, तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज होगा। ऐसा बहुत रेयर लोग जानकारी देते हैं। जैसा कि आप देखिए कि आप गर्मी के दिन में कूलर चलाते हैं, तो कूलर के अंदर बहुत सारे पपड़ी जम जाती है,
बहुत पूरा कूलर को, मोटर को जाम कर देती है। क्यों? क्योंकि इतना भारी पानी होते हैं, सब जगह नहीं होता, कुछ जगहों पे, लेकिन कुछ जगहों पे जहाँ पे नदी का पानी होता है, तालाब का पानी होता है, जिसका TDS लगभग 100, 150, 200 तक होता है, उसमें बहुत कम या कि नहीं के बराबर वो कचरा या कि वो जो परत जमती है वो नहीं जमती। लेकिन जो भारी पानी, खराब पानी, काफ़ी ऐसा कहा जाए कि जिसमें से कैल्शियम, मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ें जम जाती हैं, पानी में रहता है, वो हमारे कूलर को, पाइपलाइन को जाम करती है। लेकिन अगर अच्छा पानी है, TDS अच्छा है, तो हमारा कूलर जो भी आप चलाते हैं, आप देखें कि उसमें से लगभग कचड़े नहीं जमते, उसमें पपड़ी नहीं जमती, और आपका जो मशीन है, कूलर है, वो सुरक्षित रह जाता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जैसा ब्लड सर्कुलेट होगा, अगर अच्छा है, उसमें प्रॉपर ट्रांसफर्ड कोलेस्ट्रॉल बैलेंस है, एसिड उसमें नहीं है, एसिडिटी की मात्रा कम है, ज़्यादा से ज़्यादा क्षारीय है, एल्कलाइन है, तो हम स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। शरीर में अगर एसिड की मात्रा बढ़ेगी और एल्कलाइन की मात्रा कम होगी तो निश्चित तौर पे हम आप बीमार होंगे। तो जितना अच्छा ब्लड सर्कुलेट होगा, हमारा हार्ट उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है साथियों, तो अपन ने अभी हार्ट के स्ट्रक्चर की बात किया और उसके फंक्शन की बात कर लिया साथियों। अब अपन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें, उस टॉपिक को अपन थोड़ा सा देख लेते हैं साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है, इसके 3 लेयर भी होती हैं। जो हार्ट होता है, ये कार्डियक मसल से बना होता है। इसकी 3 लेयर होती है साथियों। पहली है आपकी एपिकार्डियम, दूसरा है आपका मायोकार्डियम, और तीसरा आपका जो है एनाकार्डियम। ये तीनों लेयर होती हैं। ऊपर की जो लेयर होती है एपिकार्डियम, फिर मायोकार्डियम, फिर एनाकार्डियम, ये तीनों हार्ट की हमारी लेयर होती हैं, जिससे हमारा हार्ट बना होता है। और इन्हीं की समस्या, ये लेयर कई बार प्रभावित होती हैं, जिसके कारण कई रोग देखने को मिलते हैं साथियों। आप जानते हैं कि ब्लड जैसे हमारा हार्ट कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद उसको ऊपर भेजता है, वो लेफ्ट और राइट दोनों फंक्शन एक साथ चलते हैं। एक तरफ से ऑक्सीजनेटेड, एक तरफ से डीऑक्सीजनेटेड। तो ये पंप करता है, एक तरफ पूरे शरीर के लिए पंप करता है और एक तरफ लंग्स के लिए पंप करता है। तो जब लंग्स के लिए पंप करता है तो वहाँ ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर पुनः हमारे हार्ट में आता है, उसको संपूर्ण शरीर में जाती है। तो ये चलता रहता है, और जो इसकी बार बार कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन जो इसका होता है, ये लगभग 1 मिनट में 70 से 72 बार, 75 बार होता है। अलग अलग उम्र में थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो जाता है साथियों। तो ये बात हो गई। अब साथियों, एक और आपको यूनिक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। आप अक्सर देखते होंगे जो BP को चेक करते हैं, जब हम BP को चेक करते हैं तो आप अक्सर देखते हैं कि साइस्टोलिक और डायस्टोलिक 2 अपन मेजरमेंट करते हैं, कम और ज़्यादा का। तो इसमें है क्या, ये सिस्टोलिक क्या है और डायस्टोलिक क्या है, इसको अपन समझते हैं साथियों। जब शरीर हमारे जो वेंट्रिकल्स होते हैं, जो निचला चैम्बर्स होते हैं दोनों, लेफ्ट और राइट का, जब वो ब्लड को बाहर की ओर फेंकते हैं, जिस दबाव से, यानी पल्मोनरी आर्टरी में भेजते हैं और एरोटा में भेजते हैं, किस दबाव से भेजते हैं, उसको अपन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और किस दबाव से हमारे जो वेंट्रिकल्स के अंदर आया, सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज़ समझिएगा, हमारे वेंट्रिकल्स लेफ्ट और राइट से जब ब्लड बाहर की ओर जाएगा तो उसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं, किस दबाव से वो जा रहा है। और हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर किस दबाव से ब्लड आ रहा है, उसको हम डायस्टोलिक बोलेंगे। डायस्टोलिक यानी लगभग इसको 80 से 100 माना गया है, और सिस्टोलिक लगभग 120 से लेकर 140 माना गया है साथियों। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 120/80 mmHg मरकरी से इसका मेजरमेंट्स होता है, आप सब जानते हैं। पारा जो लगा रहता है आपके, है ना, इस फेनोमेनोमीटर में, तो आप उसी के माध्यम से हम आप जांच करते हैं। तो 100 यानी कि 120/80 to 140/100 इसका नॉर्मल रेंज है। अगर इससे कम और ज़्यादा होता है तो कहीं ना कहीं हमारी हृदय संबंधी समस्याओं का विकार उत्पन्न होना शुरू हो गया साथियों। तो ये चीज़ें हैं। अब हम कुछ चीज़ें आपको बता दें साथियों कि इसका रिदम क्या होता है हार्ट का, वही जो उसका सही रेंज है, जिसमें वो डायलेट करता है और रिलैक्स करता है और उसको कंट्रैक्ट करता है और रिलैक्ट करता है। तो ये चीज़ें इसमें चलती रहती है साथियों, इन सिकुड़ना और उसको छोड़ना, तो ये प्रक्रिया है। अब साथियों अपन आगे बात करते हैं कि जो हमारा
हृदय रक्त को एक तरफ से ऑक्सीजनेटेड और एक तरफ से डीऑक्सीजनेटेड। अब ये दोनों एक्सचेंज कैसे होते हैं, यहाँ पे एक बहुत यूनिक बात है, क्योंकि अभी अपन ने बताया कि लेफ्ट साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे एरोटा द्वारा, वहाँ पे बहुत सारी आर्टरीज लगी होती हैं जिसको अपन धमनी बोलते हैं, वेंस यानी सिराएं के माध्यम से हमारे संपूर्ण शरीर में जाता है। संपूर्ण शरीर में चला तो गया, लेकिन कलेक्ट कैसे हुआ? जहाँ पे आर्टरी और वेंस, आर्टरीज और वेंस मिलती हैं, वो बहुत छोटी 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 सिराएं होती हैं। जहाँ पे ये मिलती हैं उस जगह को अपन क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं। और उस जगह पे द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट, सॉलिड एंड गैसेस, वहाँ पे चेंज होती है। और उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजन उपयोग हो चुका होता है, वो हमारे दाहिने साइड से पुनः चला जाता है। जैसा आप इसको अब ऐसा समझ सकते हैं कि अक्सर अपन ने देखा है कि जहाँ पे जनरेटर चलता है तो उसमें एक इंजन को ठंडा करने के लिए पानी चलता रहता है, तो उसी में पानी गिरेगा, एक टंकी बना देते हैं, उसी टंकी में पानी गिरेगा, उसी से लेगा, उसी से गिरेगा, उसी से लेगा, बार बार वो प्रक्रिया चलती रहती है। तो ऐसे यहाँ भी प्रक्रिया चलती रहती है साथियों। तो ये तो हो गया साथियों हार्ट की बेसिक नॉलेज, संरचना। हमने एक इनडायरेक्ट रूप से ये भी बता दिया कि बीमारी कैसे होती है, जो हमने अभी कूलर वाला उदाहरण दिया था कि उसमें कैसे कीट जम जाती है, कैसे बहुत सारी परत जम जाती है और दूसरे कूलर में नहीं जमती, जिसका टीडीएस नॉर्मल और नेचुरल रहता है उसमें नहीं जमता, लेकिन जिसका टीडीएस बहुत हाई और उसमें जमता है। उसी प्रकार से हमारा हृदय में यही समस्या है साथियों। अब हार्ट, इसको अपन अब डिसीज की बात करते हैं। क्लॉटिंग होना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, फिर हार्ट फेलियर होना, हार्ट डिसीज हो जाना, मायोकार्डियक, इस तरीके से हृदय संबंधित कई समस्याएं, बाल्ब का खराब हो जाना, बहुत सारी समस्याएं हृदय संबंधी हो जाती है साथियों। लेकिन कारण सिर्फ जो हमने बताया वही है साथियों कि अगर बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेट होगा हमारे बॉडी के अंदर, ऑक्सीजनेटेड प्लस ऐसा कहा जाए कि एसिडिटी, एसिड कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा वो एल्कलाइन हो उसमें, तो हमारे शरीर में शुद्ध रहेगा। और एसिड जब बढ़ती है तो ये समस्याएं होती हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ट्रांसफैट बढ़ेगा, ये सभी चीज़ें होगी। जब हमारा मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक जो फंक्शन है वो नहीं हो पाएगा, तो निश्चित तौर पे हमारे ब्लड में बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें चली जाएंगी जो हमारे ब्लड के साथ मिलकर हमारे शरीर में सर्कुलेट होती हैं और हमको तरह तरह की हृदय संबंधी समस्याएं देखने को मिली है साथियों। तो ये तो डिसीजेस हो गई साथियों। अब इसको हम बच कैसे सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं नेचुरल तरीके से बचने का प्रतिदिन सलाह देता हूँ। जब भी हमारा जो भी वीडियोज बनते हैं उसमें प्राकृतिक तौर से ठीक होने के लिए लोगों को बताता हूँ, समझाता हूँ साथियों कि सबसे पहले एक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये तो कॉमन चीज़ें हैं, सबको जानते हैं, लेकिन कोई करते नहीं, फॉलो नहीं करते। देखिए साथियों, हमारे शरीर से प्रतिदिन टॉक्सिन्स निकलना चाहिए, हमको प्रतिदिन एक्सरसाइज करना चाहिए, प्रतिदिन खाली पेट कम से कम 2 से 3 गिलास सुबह नॉर्मल पानी जो कि हल्का सा गर्म हो उसको लेना चाहिए। सुबह का पानी 2 से 3 गिलास अमृत होता है, हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को निकाल देता है, हमारे शरीर में अनवांटेड चीज़ों को निकाल देता है, हमारे ब्लड को बहुत अच्छा उसका जो फंक्शन होता है उसको ठीक करता है। क्योंकि पानी पीने के बाद सुबह का पानी वो लगभग आपको कई बार पेशाब भी लग सकती है, उस पेशाब के माध्यम से बहुत सारे टॉक्सिन्स शरीर से निकल जाते हैं। उसके साथ साथ साथियों नेचुरल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। प्रतिदिन कम से कम लगभग 250 ml से लेके 300 ml 500 ml तक का प्रतिदिन पसीना एक नेचुरल आदमी को बहाना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि सर मैं तो ऐसे पसीना बहता है, ऐसा नहीं, एक्सरसाइज करने वाला पसीना बहना चाहिए। तो ये चीज़ है वो हो गया साथियों। अब हम आगे बात करते हैं कि आपको प्रतिदिन, हमने कोकोनट पानी के ऊपर, बटर के ऊपर हमने वीडियो बनाया है। जो नारियल का पानी होता है बहुत ही अच्छा होता है, उसको प्रतिदिन हर इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 21 दिन तक लेना चाहिए। फिर उसके बाद 2, 4, 6 महीने बाद पुनः ऐसे 21 दिन, 2 महीने 3 महीने में पुनः कम से कम 20 से 21 दिन कंटिन्यू लीजिए। खाना खाने के बाद गुड़, ब्लैक कलर का, चॉकलेट कलर का गुड़ जरूर खाइए। ये हर इंसान को खाना चाहिए। हम एक हेल्दी पर्सन को हेल्दी बनाने की बात कर रहे हैं। अब साथियों मान लीजिए किसी को कोई समस्या हो गई हो तो उसके लिए बहुत यूनिक अपने पास चिकित्सा है, उनको हम दिनचर्या बताते हैं और बहुत ही अच्छा केसेस हमारे पुराने वीडियो में हम लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिए कैसे कैसे रोगी ठीक हो, जिनको स्टेंट, एंजियोप्लास्टी ये सब डॉक्टर लगाने की सलाह दे चुके थे, बहुत सारी दिक्कतें थी, आज वो स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं। तो आइए अपन बात करते हैं साथियों। सबसे पहले साथियों ओमेगा का क्रिल ऑयल, ये हार्ट का कवच है, इसको बहुत सारे लोग जानते हैं। ये बीएम वेलनेस इंटरनेशनल ओमेगा क्रिल ऑयल है, बहुत ही लाजवाब इसके रिजल्ट देखने को मिले हैं। सुबह शाम इसको खाना चाहिए क्योंकि साथियों इसमें ट्रांसफैट कोलेस्ट्रॉल को पिघलाने के लिए क्षमता होती है। इसमें ओमेगा 369 पाया जाता है, यानी कि EPA, DHA और ALA तीनों फैटी एसिड्स होती हैं जो कि हमारे हार्ट के ऊपर
हमारी जॉइंट्स के ऊपर, हमारी आर्टरीज, वेंस के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। कोई क्लॉटिंग नहीं होने देता। ब्लड का एक नेचुरल जो मतलब लेवल है उसको ये बना के रखती है। अगला प्रोडक्ट साथियों, हाई एंटीऑक्सीडेंट ग्रेप सीड, जो मेटाबॉलिक रेट को आपको मेंटेन करेगा। पाचन, कहते हैं कि जिसका पाचन ठीक उसका सब कुछ ठीक। ये अंगूर के बीज का सत्व है। ये डॉक्टर रेडी स्टैंड एमडी साहब, अमेरिका के बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, उन्होंने लिखा है कि आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है। वो हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में है। आपको जो बेहतर भाषा लगे साथियों आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पुस्तक को पढ़िए, जरूर पढ़िए। उन्होंने ये कहा है कि दुनिया में इससे अच्छा हाई एंटीऑक्सीडेंट कुछ नहीं है। उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। तो ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है साथियों, और इसको देख सकते हैं, उस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। ये हार्ट के ऊपर, आपके ब्रेन के ऊपर, नर्वस सिस्टम के ऊपर, मेटाबॉलिक रेट को बहुत अच्छा मेंटेन करती है, जिससे कि ट्रांसफर कोलेस्ट्रॉल एक बैलेंस लेवल रहता है। जब वो बैलेंस रहेगा तो निश्चित तौर पर आपका हार्ट बैलेंस रहेगा। अब उसके ऊपर आप समझ सकते हैं। इसके साथ साथ साथियों आप जानते हैं कि जो हमारी वाटर इलेक्ट्रोथेरेपी है, इसका जो सिद्धांत है यही है कि मनुष्य के शरीर में 80% एल्कलाइन होना चाहिए और 20% बेस होना चाहिए, यानी कि एसिडिक होनी चाहिए। तो उसी के ऊपर एसिड और बेस, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे पुनः एक बार क्लियर कर दें। एसिड यानी कि लगभग 20% रहना चाहिए और एल्कलाइन लगभग 80% रहना चाहिए। तो अपन उसी के ऊपर बात करेंगे कि ये हमारे शरीर से एसिड को कम करती है, एल्कलाइन को बढ़ाती है, हमारे बॉडी को एल्कलाइन बना के रखती हैं। ये कम्बिनेशन साथियों C4, C5 और C1 के नाम से कम्बिनेशन तैयार किया गया है, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी हर्ब्स डाली गई हैं, उनके टिंचर्स हैं, उनके लिक्विड को तैयार किया गया है। तो इसको अपन 30 बूंद, इसको 20 बूंद और उसको 3 बूंद सुबह दोपहर शाम अगर अपन कंटिन्यू लेते हैं तो कैसे रिजल्ट आते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम एक लिंक दे देंगे, आप उसके माध्यम से देख सकते हैं साथियों। तो साथियों वीडियो इसमें बहुत बड़ा हो जाता है, करीब 15 से 20 मिनट 25 मिनट। कारण ये है कि जिस ऑर्गन्स के ऊपर हम बात करते हैं, पार्ट्स के ऊपर बात करते हैं, पहले हम उसका स्ट्रक्चर, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी उसका ज़रूर बताते हैं, जिससे कि लोगों को जानकारी भी हो कि ये है क्या, कैसे होता है, कैसे कार्य करता है, ये भी तो जानकारी होना चाहिए। अगर वो नहीं होता तो सिर्फ हम रोक के और दवाई के ऊपर बात करेंगे तो फिर दूसरा सिस्टम हो जाएगा साथियों। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि हर कोई इंसान साइंस को जाने, अपने शरीर को जाने, अपने शरीर के अंग को जाने कि कैसे कार्य करता है और क्या करता है। तो साथियों बस आज इतना ही, इजाज़त दीजिए। आगे पुनः अपन मिलेंगे बहुत ही बेहतरीन वीडियो को लेके। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आई रिलेटेड प्रॉब्लम या आई। थैंक यू।